नमस्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। चुनावी शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, आदर्श आचार संहिता लग गई है। लेकिन दर्शकों को एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। पहले 2 लोकसभा जो चुनाव हुए थे उस वक्त आदर्श आचार संहिता नहीं लगी थी। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर था। तैयारियां पहले भी होती थी, अब शोर भी उतना ही सुनाई देता है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो मेरे सहयोगी तृप्ति वहां पर मौजूद है। और छत्तीसगढ़ में भी रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार भी 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होंगे। कुल 11 सीटें हैं। शुरुआत बस्तर से होगी पहले चरण की। अप्रैल महीने में 2 तारीखें हैं। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा के लिए चुनाव होगा, मतदान होगा। इसके साथ ही 26 अप्रैल को बाकी सीटों पर और उसके बाद 7 मई को भी बाकी सीटों पर इलेक्शन होने हैं। इस बार काफी दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जोर आजमाइश में लगी हुई कि 2 सीटों से ऊपर कैसे पहुंचा जाए और बीजेपी इस कोशिश में कि 11 की 11 पूरी कैसे हासिल की जाए। तो बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश में। दिव्यांश, तृप्ति बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का टारगेट है सभी सीटों को जीतने का। कुछ वैसा ही टारगेट मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने रखा है। कांग्रेस भी अपने बातें बता रही है और इन तमाम बातों को विश्लेषण के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तारीख नोट डाउन कर लीजिए। 19 अप्रैल सीधी शेड्यूल जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान होगा। 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा। 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में मतदान होगा। 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान होगा। बिल्कुल। और एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में रायपुर लोकसभा इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, बृजमोहन अग्रवाल। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया ने। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और पूरी तरह से 7 चरणों पे पूरे देश में चुनाव होगा। हमारे साथ कद्दावर मंत्री हैं और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, बीजेपी किस तरह से देख रही है? बीजेपी देख रही है 400 पार, मोदी जी तीसरी बार और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का संकल्प। इसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। सर, ये तमाम आरोपों को लेकर के चुनावी मैदान पे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, धान में भ्रष्टाचार, तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। चूहा बोले तो बोले और बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चल रही है। एक अंतिम सवाल ये है कि महतारी वंदन योजना जो आप लोगों ने लॉन्च किया, उसी तरीके से ये लोग नारी वंदन योजना के तहत ये चुनावी मैदान पे उतरना चाह रहे हैं। उनको कौन विश्वास करेगा? महतारी वंदन योजना को तो हमने जमीन में उतार दिया है, वो कहां से उतारेंगे? उन्होंने पहले के ही वादे पूरे नहीं किए, तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे बृजमोहन अग्रवाल, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि बीजेपी 400 पार जीत के साथ कहीं ना कहीं फिर से एक बार देश में सत्ता पे काबिज होने जा रही है। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, आपने सुना और देखा किस तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता टारगेट सामने रख रहे हैं, सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। 2009, 2014, 2019 इन 3 चुनावों के नतीजों पर अगर हम गौर करें तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। इस बार क्या तस्वीर बदलेगी? मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले फेज के तहत सीधी शेड्यूल जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान होना है। छिंदवाड़ा वो सीट है, एकमात्र सीट है 2019 में जो कांग्रेस के खाते में गई थी। कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में सेंध लगाने की बात बीजेपी इस बार कई मंचों से कह चुकी है और टारगेट इस बार रखा है 29 सीटों का, यानी सभी सीटों को जीतने का। कांग्रेस के सामने क्या टारगेट है, कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं, विश्लेषण भी हो रहा है। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले देखिए वो अहम तारीखें जिसके तहत कब कहां वोटिंग होनी है, नोट डाउन कर लीजिए। अब जनता जनार्दन के हाथ में चाबी है, वो चाबी जो आपको अपने उम्मीदवारों को सौंपनी है, प्रत्याशियों को सौंपनी है, जो आपके क्षेत्र में विकास कर सकें। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है बताएंगी मेरी सहयोगी तृप्ति। तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में
लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा सीट है बस्तर, जहां मतदान होगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल पहले चरण का चुनाव बस्तर लोकसभा सीट पर होगा। दूसरा चरण है जहां कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, इन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। 26 अप्रैल की तारीख है। इसके साथ ही तीसरा चरण होने वाला है लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा। मतदान की तारीख है 7 मई, यानी कि 11 की 11 सीटें और 3 चरण। इन 3 चरणों में सबसे बेहद खास बस्तर, क्योंकि संवेदनशील इलाका है और पूरा बस्तर लोकसभा जो काफी अहम माना जाता है। अभी बीजेपी ने टिकट तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन कांग्रेस का इंतजार अभी भी है। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या समीकरण सध रहे हैं, क्या समीकरण काम करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा दिव्यांश। बिल्कुल, पैनल जुड़ गया हमारे साथ और सबसे पहले मैं नेहा बग्गा जी का रुख करता हूं। नेहा बग्गा जी, टारगेट आप बार बार कह रही हैं 29 सीटों का है, 29 सीटों का है, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का जो गढ़ रहा है, सेंध लगाने के क्या रणनीति आप जमीन पर देख रही हैं? क्यों आप मान रही हैं कि इस बार ये सीट भी आप जीत सकती हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो पीएम मोदी 400 का नारा दे रहे हैं, उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है? ऑडियो सही नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन करवा दीजिए। लगता है तृप्ति आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मेहमानों से अब सवाल करें कि वहां की जो मौजूदा स्थिति है, कौन कितना अपने आप को मजबूत मान रहा है। नेहा जी के पास दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन मैं यहां से तारुफ करवा दूं। उमेश घोड़मेड़े जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। सबसे पहले उमेश जी, गदगद तो खूब है भारतीय जनता पार्टी, आत्मविश्वास ऐसा झलक रहा है कि चांद तक पैदल ही चले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, आत्मविश्वास या काम, दोनों में से एक, किस तरीके से चुनाव में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी? पत्ते तो सारे खोल दिए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए तृप्ति जी, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में आज निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि आज लोकतंत्र के महापर्व के शुभ मुहूर्त की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। और एक राजनीतिक दल के रूप में, क्योंकि हम सरकार में रहे हैं, तो हमारे पास एक अवसर है और इसीलिए खुशी का विषय है, जिसे आप आत्मविश्वास कह रहे हैं, कि बीते 5 वर्षों के अपने कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता जनार्दन इस विषय पर निर्णय करेगी। ये इस बात की खुशी है, ये इस लोकतंत्र के महापर्व की खुशी है। और जिस प्रकार से देश के अंदर में एक वातावरण बना है, जिस प्रकार से एक मिशन मोड में, एक विजन के साथ लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने का काम हमने किया है, उस आधार पर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और आज चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा हुई है, शुभ घड़ी की घोषणा हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से जुट रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है कि एक चुनाव खत्म होते ही हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार बूथों के अंदर में लगे हुए, जुटे हुए हैं और हमें लक्ष्य मिला है प्रत्येक बूथ के अंदर में 370 मतों की वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ हम लगातार जुटे हुए हैं। और आज चुनाव घोषित हुए हैं इसलिए नहीं, इससे कई महीने पहले हमारे चुनावी कार्यालय खुल गए, हमारे प्रत्याशियों की घोषणा बड़ी संख्या में पूरे देश भर के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी 11 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी हमारे मैदान में है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस कहां पर है, कांग्रेस कहां खड़ी हुई है पूरे देश के अंदर में? जहां अगर मैं बात करें तो ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है। बिना विजन के कांग्रेस, अभी से मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुन रहा हूं कि ये नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। कल तक वह ईवीएम पे सवाल उठाते थे, आज चुनाव आयोग का मैं साधुवाद करूंगा जिस प्रकार से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ईवीएम के विषय पर स्पेसिफिकली चुनाव आयोग ने जो बात आज कही है, न्यायालय का रेफरेंस लेते हुए, मैं समझता हूं वह भी एक तमाम विपक्षी दलों को न्यायालय का हवाला देते हुए एक करारा जवाब है। और अभी से जो सवाल कांग्रेस के नेता जो इलेक्शन की पारदर्शिता पर उठा रहे हैं, यह बताता है
है कि कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी है और देश के अंदर में 400 पार और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करने जा रही है। ठीक है दिव्यांश, जिस तरीके से उमेश जी बता रहे हैं कि 11 की 11, मध्य प्रदेश में भी क्या लगता है आपको नेहा जी तक आवाज पहुंच रही होगी? अब नेहा जी से मेरा ये सवाल है कि नेहा जी, आपके विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप माहौल बनाने की ओर ज्यादा अग्रसर हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करने से पीछे हटते हैं। 140 करोड़ परिवार के लिए एक जैसा काम किया है और सुशासन और जनसेवा जिस तरीके से हम करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे, इसीलिए अब तो जन जन की ओर से अब की बार 400 पार का नारा निकल कर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें सशक्त, निर्णायक और एक लोकप्रिय नेतृत्व प्राप्त हुआ है और इसीलिए चौतरफा विकास जिसको कह सकते हैं, ये मुख्य भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा। जिस खाई को कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, काफी अधिक समय तो उसको भरने में निकल गया। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लिप्त एक सरकार चल रही थी, उसको समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जिसको ठग लिया जाता था, आज डीबीटी के माध्यम से 100% योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था, कांग्रेस तो गरीबी हटाओ का नारा देती रही पर गरीबों को हटा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को कोविड समय से लेकर आज दिनांक तक अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया है 5 किलो का। और अनेकों अनेक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते थे तो आपको भी याद होगा कि ट्रेन हो, बस हो, कुर्सी हो, पार्क हो, उसके नीचे लिखा रहता था कि अगर कोई वस्तु रखी है तो उसको हाथ ना लगाएं। जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। आतंकी घटनाओं को दूर करने की बात हो या फिर देश को सभी पैमाने पर सशक्त करने की, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है दिव्यांश जी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, विचार के आधार पर और अपने कार्यों के आधार पर विकास के एजेंडे के साथ जनता के समक्ष जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, तिथियां आ चुकी हैं। आप सभी निकलकर अपने घरों से मतदान करने जरूर जाएं और अपने लिए एक निर्णायक सरकार को चुने जो दृढ़ और शक्ति रखती हो निर्णय लेने। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये महा उत्सव है, जहां हमने देखा कि करीब करीब 1 अरब वोटर, इतना बड़ा उत्सव है, जहां पे कांग्रेस पार्टी कितना जोर लगा रही है। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि नेहा जी ने कहा, अभी रामलला का मंदिर भी बन गया है, तो रामलला का आशीर्वाद भी उनके साथ है। आपको क्या लगता है कि जिन बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोकती है, वहां कांग्रेस कहीं दब तो नहीं जाएगी? कितना कॉन्फिडेंस है? तृप्ति जी, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो उस पर जीएसटी मोदी जी ने लगाया नहीं है। अच्छी बात है, चाहे वो उमेश घोड़मड़ जी की भी बात सुन रहा था, नेहा बग्गा जी भी सुन रहा था, दोनों को मेरे को थोड़ा अफसोस भी होता है कि मोदी चली से इनको पढ़ना पड़ता है। दिल के अंदर इनको मालूम है कि दरअसल देश की हालत क्या है, मगर आपके प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर बैठ के इनको मोदी की चालीसा तो पढ़नी पड़ेगी, वो अलग विषय है। मगर देखिए, मैं एक एक वर्ग आपको गिनवा देता हूँ। नेहा बग्गा जी बोल रही थी कि हर वर्ग का विकास हो। बता दीजिए, महिलाओं के साथ क्या हुआ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, किसानों की बात कर लिया, वो आज भी दिल्ली बॉर्डर पे है, जवान किसान आमने सामने में, ये पहली बार देश में ऐसा हुआ होगा। आप युवाओं की बात कर लिए, 2 करोड़ रोजगार बोल के आपने पकौड़े तलने की बात कर दी, उनके साथ ठग कर दिया आपने। तो किस वर्ग को आपने छोड़ा है? यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ, महतारी वंदन बोल के आपने फॉर्म पे लाइनों में लगवा लिया। वो महिलाएं जो आदिवासी वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से, मजदूर वर्ग से महिलाएं हैं, उनको आपने बोला हम देंगे और फॉर्म भरवा लिया। उसके बाद अभी भी वो दर दर की ठोकरें खा रही है कि उनके खाते में अभी तक पैसा आया नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया वो सब जनता जानती है। और 100 दिन में महंगाई की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, 15 लाख, वो तो तमाम चीजें। और अब जो नया है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगी बात करने वाले बोल रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड से मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा भी। तो ये तमाम सवाल है जो जवाब चाहती है जनता, और इनको भी मालूम है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हो, नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, कोई भी हो, बीजेपी कार्यकर्ता भी हो, सब कुछ जानते हैं कि सवाल का जवाब हमको देना पड़ेगा, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मोदी जी का कोई भी आप भाषण उठा के दीजिए, जो विकास की बात की कि मेरे को विकास के नाम पे वोट दे दीजिए, जहां पे उन्होंने बात की मेरे को रोजगार के नाम पे वोट दे दीजिए, मैंने आपके लिए काम किया उसके लिए वोट दिए। तो यही मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ और इधर उधर की बातें करने के, माहौल बनाने की बहुत उस्ताद है, मगर जनता को इस बार जवाब चाहिए। जो आपने बात की, आपने अभी खुद ने बोला कि हम चावल बांट रहे हैं 85 करोड़ से ज्यादा जनता की, मतलब गरीबी बढ़ गई, खुद आप मानते हैं ये बात।
85% से ज्यादा जनता की आबादी की जो आमदनी है वो आधी हो गई है ये पिछले 10 सालों में। एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ जो 8.39 थी मनमोहन सिंह सरकार वो 5.32 है। तो ये इन्होंने सत्यप्रकाश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक सवाल है। बोल रहा हूं कि जनता तैयार खड़ी है। जवाब सवाल ये है कि बीजेपी टारगेट फिक्स कर रही है, कांग्रेस का क्या टारगेट है? जी आपका टारगेट क्या है इस बार? दिव्यांशु देखिए, मैं आपको बता, देखिए टारगेट इन्होंने 2004 में फिक्स किया था ब्राइटनिंग इंडिया शाइनिंग इंडिया के तहत, 1.5-2 महीने पहले चुनाव करा लिए थे। तो टारगेट तमाम फिक्स कर ले। हमको टारगेट है, हम ज्योतिषी नहीं है इनकी जैसे, हमको मालूम है जनता का समर्थन हमारे साथ है और हम बहुत अच्छे फिगर सरकार बनाएंगे, विपक्ष इंडिया की सरकार बनेगी, जनता का समर्थन हमारे साथ है। ये तमाम चीजें जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, 400 पार और ये तमाम चीजें, वो हवाई बातें हैं, इसीलिए इनको हवा में बनानी पड़ रही है। मगर जनता का समर्थन किसके साथ तो दिखता है। आपको सांसदों को निलंबित करना पड़ रहा है जब आवाज उठाई जाती है गरीब जनता की, आपको आसाम में यात्रा को रोकना पड़ता है क्योंकि जनता की आवाज उठ रही है। तो ये दिख रहा है उनको भी, इसलिए जनता हमारे साथ है, हम बहुत ही अच्छा बहुमत के साथ जवाब लूंगी मैं, लेकिन काफी देर से वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। उमेश जी, आती हूं आपके पास में। के शर्मा जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश का भी आप आकलन कर पाए तो क्या समझ में आ रहा है अभी मौजूदा हालात? देखिए, वर्तमान स्थिति में देखें तो जिस तरह से प्रत्याशियों की पहली घोषणा करके भाजपा आगे चल रही कहा जाए, दूसरी चीज ये है कि एक नेतृत्व की जो बात हो रही, इंडिया गठबंधन जो है अभी तक एक अपना नेतृत्व नहीं ढूंढ पाया कहा जा सकता है। लेकिन जो मुद्दे के आधार पर है, खासकर जो इनके डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की जिसके छत्तीसगढ़ के चुनाव में ज़्यादा चर्चा रही, 2018 की बात करें चाहे 2023 विधानसभा, दोनों में ही अभी जो जिस तरह से राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि 1 लाख रुपया महिलाओं को देने की बात कही है, उसी तरह स्व सहायता समूह वगैरह के जो केंद्र किया अंशदान है उसको दोगुना करने की बात है। तमाम प्रकार की इस प्रकार से जो बातें की जा रही है, निश्चित रूप से घोषणाओं का अपना महत्व है। और केंद्र सरकार की जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की जो बात मोदी सरकार कहती है, तो उनके नेतृत्व के साथ मोदी की गारंटी को जिस तरह से कल भी आप देखे होंगे, आदिवासियों को 5,500 रुपये तेंदुपत्ता का बोनस देने की जिस तरह से बात कही गई है, और जो कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, पत्रकारों को कहीं ना कहीं जो जिनके खिलाफ जुर्म दर्ज है उनको कहीं संतुष्ट करने का प्रयास है, तो सभी वर्गों को जिस तरह से साधने की कोशिश राज्य में की जा रही है और डबल इंजन की सरकार है आगे। दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं संदेह को लेकर जा रही है कहा जा सकता है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की बात करें या राज्य की एजेंसियों की बात करें, उन पर एक विश्वास वाली बात जो आती है वो है। और दूसरा चीज है संदेह जो है, ये लगातार ईवीएम पर भी संदेह की बात आती है, एजेंसियों पर संदेह की बात। मुझे लगता है कि इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व में आप खुले मन से जाना चाहिए, एक विश्वास के साथ जाना चाहिए कि जनता में एक विश्वास की भावना रहे कि हाँ हम वोट डालने जा रहे हैं, तो जिसको वोट डाल रहे हैं वो उस तक वो हमारा मतदान पहुंचेगा। सर, लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी टारगेट लेके चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, जनता जनार्दन तय करेगी। इस रणनीति को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि अभी जो 2 सीट भाजपा के लिए कमी है कहा जाए, 11 में से 9 अभी भाजपा के पास है। इससे पहले भी चुनाव में देखें तो महासमुंद की और कोरबा और दुर्ग की 1-1 सीट इनके पास रही कि पिछले 3 चुनाव की भी बात करें तो कुल मिलाकर के भाजपा 11 के टारगेट लेके चल रही है। लेकिन टारगेट को मैं छत्तीसगढ़ में इसलिए नकारा गया है कि 65 पार की बात कहें चाहे 75 का बार की बात कहें, ये उस ढंग से नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में। और 400 पार की बात करें, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से कुछ सीटें हैं, 5-6 सीट हैं जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको प्रत्याशी की दृष्टि से तो जो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे राजनांदगांव से भूपेश बघेल की दावेदारी को कह सकते हैं। जी के शर्मा जी, प्रत्याशी पर एक राउंड और चर्चा करेंगे। उमेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर नेहा बग्गा जी के पास चलते हैं। देखिए, सत्यप्रकाश जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, और कौन सवाल उठा रहा है? जो कांग्रेस के नेता पहले ह्यूम से शुरू करते हैं और फिर लगातार गांधी परिवार की चालीसा पाठ करने का काम लगातार कई वर्षों तक करते हैं, वो आज मोदी जी के कार्यों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, ये महिलाओं के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तमाम वर्गों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये वही कांग्रेस के नेता है। जो इनकी नेता आती है प्रियंका वाड्रा जी, उनके लिए गुलाब की पंखुड़ी बिछाने का काम करते हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में चरण पादुका योजना को बंद करके आदिवासी भाइयों बहनों के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। ये महिलाओं के ऊपर सवाल उठा रहे थे। कितने कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने संदेश खाली के लिए पत्राचार किया, कितनों ने उसके खिलाफ सवाल उठाया। प्रियंका वाड्रा ने कहां ट्वीट किया, कहां उसके खिलाफ सवाल उठाया, कांग्रेस के नेताओं को, देश की महिलाओं को बताना होगा। और ये किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर में इन्होंने वादा किया था 500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देंगे, इन्होंने नहीं दिया।
शराबबंदी से लेकर के विधवा पेंशन से लेकर के रेडियो टू ईट की बहनों को नौकरी से निकालने तक का काम किया, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्जा माफ नहीं करने का पाप किया, और ये महिलाओं के हित में आज कांग्रेस के नेता किस मुंह से बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया है साहब। आज कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है। जिन नेताओं को टिकट मिल गई है वो जनता से रूबरू नहीं हो पाए हैं, और जिन सीटों में घोषणा नहीं हुई है वो कांग्रेस के नेता हाय मैं तौबा इतना मचा जरूर रहे हैं कहना चाहूंगा कि ये बातें ऐसी चुनावी बातें हैं, जनता के बीच लेकर जाइए, जनता तय करेगी आपकी बातें कितनी सच है या शिगुफा है, जो भी है जनता तय करेगी। नेहा बग्गा जी, मेरा आपसे अब सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ आप कांग्रेस को लेकर धारदार तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जिनसे इतनी दुश्मनी उन्हीं को अपने साथ आप लगातार लेके भी चल रहे हैं। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, आपने दामन थाम लिया, यानी जीत के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी। दिव्यांश जी, ये जीत के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल है, और इस परिवार के साथ, इसकी नीतियों के साथ, इसके विचार के साथ कोई जुड़ना चाहता है और उसकी भावना अगर राष्ट्र प्रेम की है, राष्ट्र प्रथम की है, तो उसका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। एक मध्य प्रदेश का ही युवा है, और आप भी उसको गूगल करके देखिएगा, आपके दर्शक भी करके देखें। उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष रहा जिसके नेतृत्व में सबसे अधिक उसके पार्टी के लोग छोड़कर गए। तो श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम आया। बताइए, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है कि राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष रहे, और आज तो कुछ नहीं है, फिर भी वो जो यात्रा निकालते हैं एक सांसद होने के नाते, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो ये अद्भुत परिवारवाद की परिभाषा जो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत की है, और जिस तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है अगर 550 से अधिक कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ के गए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है अगर 15 से अधिक इनके जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे वो कांग्रेस, लेकिन द्वार सबके लिए खुले हैं आपके, और भारतीय जनता पार्टी द्वार सबके लिए खुले हैं आपके, फिर विचारधारा मायने नहीं रखती। नेहा जी, मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में खुले दिल से उनका स्वागत है जो राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना को रखता है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर आना चाहता है। और इसमें बुराई क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है, जो अनुभवी लोग हैं वो भी, और जो युवा है, क्या बुराई है? सत्यप्रकाश जी बताइए, छत्तीसगढ़ से भी तो लोग जा रहे हैं ना, आपके पूर्व विधायक, कुछ लिस्ट में और भी नाम हैं, और अभी भी खलबली मची हुई है कि संपर्क में कुछ नेता हैं जो जा सकते हैं। क्या बुराई है सत्यप्रकाश जी अगर बीजेपी का दामन कांग्रेस के लोग थाम लेते हैं? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पास रहेंगे, और वजह क्या रहे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 या 2019 की बात कर लूं, उसके बाद से ऐसा क्या हो रहा है कि उधर जा रही है, ये भी तो चीज समझने वाली बात है ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात बोलूंगा, इनके जो तमाम जो मैंने नेहा बग्गा जी की बात सुनी, देखिए बीजेपी जिम्मेदार है बहुत सारी चीजों के लिए। अगर मैं पार्टी में से लोग जाने की बात करूं, ईडीआईटी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ईडीआईटी आपने भी तमाम वीडियो देखे होंगे जो इनके सांसद खुद खुले मंच पे बोलते हैं कि मेरे ईडीआईटी नहीं आएगी, मैं तो बीजेपी का सांसद हूं। ये चीजें सब जनता भी जानती है कि आप ईडीआईटी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की, टाइमिंग क्या देख लीजिए आप, ऐसी 31 में 14 कंपनियां ऐसी है जहां पे ईडीआईटी की रेट चल रही थी, मगर उन्होंने जैसे ही चंदा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो ईडीआईटी की रेट रुक जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, बड़े बड़े 14,000 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल गए कंपनी को। आपने गेमिंग जिसके ऊपर जीएसटी भी लेते हैं, और गेमिंग जिसके ऊपर आपने तमाम चीजें एक प्रोपेगेंडा बनाया। जी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में लेवल पर है, इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं। फैक्ट्स आने दीजिए, अभी फैक्ट्स आने दीजिए। के शर्मा जी, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं बस सवाल उठा रहा हूं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। के शर्मा जी, ये जो रणनीति नजर आ रही है आपको, क्या ज्यादा फोकस नजर आ रहा है? रणनीति मुद्दों की लड़ाई की है या फिर रणनीति संगठन की मजबूती की है? कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आम बात है, पहले भी चुनावों में हुआ है। लेकिन बीजेपी कह रहे इस बार तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और बात विचारधारा की नहीं है। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के जाना चाहता है, स्वागत कर रहे हैं बीजेपी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विचारधारा समाप्त हो चुका है कहा जा सकता है, और विचारधारा के बजाय में अब लोगों में एक धैर्य की क्षमता भी खत्म होती जा रही। 5 साल तक आगामी जो सरकार रहने वाली है, तो उसके प्रति एक आकर्षण और सत्ता सुख के लोभ भी कहा जा सकता है। तीसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे मुद्दों के आधार पर मतदान हुआ है। 2018 में जिस तरह से
जिस तरह से कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया और पूरी तरह से 68 फिर 71 विधायक तक चले गए थे, और उसके बाद जहां लोकसभा चुनाव की बात आती है तो वही मुद्दों के आधार पर मोदी के नाम पर 9 सीटें चली जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे छत्तीसगढ़ में हावी रहे हैं? तो जब तक चुनाव की घोषणा क्या राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? था कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है, लेकिन जैसे ही मोदी की गारंटी आती है तो उसके बाद जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की घोषणा की जाती है, उसके बाद बदल जाता है और 54 विधायक जीत के आता है। मुझे लगता है कि मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उमेश जी, लड़ाई राष्ट्रीय मुद्दों पर है, क्षेत्रीय मुद्दों पर है? क्लियर करिए चीजों का। जी, राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे पूछ रहे हैं? देखिए दोनों ये राष्ट्रीय नहीं, उमेश जी सवाल उमेश जी से, उमेश जी सवाल आपसे है। सेवा सुशासन, गरीब कल्याण, तमाम प्रकार के जो 80 करोड़ गरीबों को जो आवास के मतलब चावल दे रहे हैं, आवास की है, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। जी, मुझसे सवाल है। हाँ जी, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, राष्ट्रीय विषयों को लेकर के केंद्र के अंदर की सरकार के चुनाव हैं, लोकसभा प्रत्याशी मैदान में हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन साथ में क्षेत्रीय मुद्दे, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर भी निर्णय होते हैं और लगातार हमारी केंद्र की सरकार ने राज्यों की सरकार के साथ, चाहे किसी भी पार्टी की राज्य की सरकार हो, एक सामंजस्य के साथ पूरे राष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम किए हैं। और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूं और भगवान प्रभु श्री राम का यह ननिहाल है, अभी सत्य प्रकाश जी राम मंदिर और तमाम तरह के विषयों में बात कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में भी और पूरे देश के अंदर भी कांग्रेस के जब प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे तो देश भर की जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों से सवाल पूछेगी कि भव्य राम मंदिर के निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया। ठीक, सत्य प्रकाश जी, सवाल का जवाब मैं समझता हूं। बीजेपी हर मुद्दे पर बीजेपी कहती है जो कहा सो कहा, ये हमारे मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर घेरता है। आप चुनावी मन से भी ये मुद्दे गूंजेंगे, क्या इस पर आप घेरेंगे, साथ खड़े होंगे, क्या आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? दिव्यांशु जी देखिए, ये बोलते जो हमने कहा वो किया, 100 दिन महंगाई के बाद छोड़ दिया। इन्होंने बोला राम मंदिर का मुद्दा था हमारा, आपने बनाया, ठीक बात है, आपने बना दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत आया था, आप सरकार में थे, आपको बनाना था, आपने उसके बाद बात की सीए, ठीक है, आपने लागू करा, मगर उसके बाद क्या? ये उसके बाद क्या? अरे उमेश जी, आप हमको मत सिखाइए। कौशल्या माता बंदी 15 साल में याद नहीं था आपको? राम पथबंधन में याद नहीं था आपको? अब आपको याद आ रहा है राम जी? तो हमको मत सिखाइए, हमको अपने सर्टिफिकेट नहीं लेने, हमको आप चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब चिल्लाने का वक्त गया, अब चिल्लाने का वक्त गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। कि ये मुख्य मुद्दे से भटकाते क्यों हैं? दिव्यांशु देखिए, वही मैं बोलना चिल्लाने का वक्त गया, मुद्दे से भटकाते। अब जनता के सामने जरा नरमियत के साथ पेश आइए, बेरोजगारी पे बात कीजिए ना, आप नरमियत से पेश आइए जनता के सामने, मेरे गुजारिश है आप सभी से। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे तो मुख्य होते ही हैं, लेकिन चेहरे भी मुख्य होते हैं। नेहा बग्गा जी, सवाल मेरा आपसे है, मध्य प्रदेश में, एक मिनट उमेश जी एक मिनट, नेहा बग्गा जी, मेरा सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 2 बार में आप लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। अभी जो समझ में आ रहा है कि 14 नए चेहरे उतारे हैं आप लोगों ने, 15 सांसदों को फिर से मौका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ रहे हैं, 2 बड़े चेहरे दिग्गज। आपको क्या लगता है कि इस बार, पिछली बार 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को, इस बार जो कांग्रेस कहती है कि अभी भी अंदरूनी गुटबाजी है, कहीं नाराज है, कोई महाराज नाराज है, कहीं शिवराज नाराज हैं, तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, इस प्रकार के सवाल जो हैं आपने विधानसभा के चुनाव के समय भी सुने होंगे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, और हमने रिजल्ट देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है जहां पर सिरपुटवल हो, जूते चप्पल चले, जहां पर गाली गलौच हो। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में संगठन का कार्य कर रहा हो, जिसे जो कार्य दिया गया वो उसने बहुत अच्छे से निभाया, और भारतीय जनता पार्टी में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न सीटों से लड़ रहे हैं, 29 के 29 प्रत्याशी, आप लोग उत्साहित भी हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट भी हैं, विश्वास बहुत ज्यादा है। मैं भानु प्रताप शर्मा जी का रुख करूंगा, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भानु प्रताप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सर डेट आ गई है, आपने कई चुनावी सीजन देख लिए हैं, एक बार फिर से अब 2024 की लड़ाई के लिए आप कितने तैयार हैं? इन तैयारों के पीछे अभी कुछ कमियां खामियां आपको नजर आ रही हैं, सब कुछ दुरुस्त है? नहीं, सब कुछ दुरुस्त है, पूरी तैयारी है और पूरी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा, झूठ के आधार पर नहीं। और जिस तरह से चंदा बटोरा जा रहा है, जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और कांग्रेस के जो अधिकृत खाते हैं उन पे भी रोक लगाई जा रही है, ये एक दर्शाता है कि कितना डर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बारे में भाजपा और सर ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी कंक्लूजन पर आना या फिर इस पर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये मन शायद ठीक नहीं है। बाकी आप जो कह सकते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया ना कि अवैधानिक है, राइट, तो ठीक है, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है ना, ठीक है, उसमें तो डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का। ओके, पर हमारी पूरी तैयारी है, जनता के सहयोग से है, जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। इन सब बातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता में एक माहौल है। लेकिन भानु प्रताप जी 3 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जहां तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश का हाल तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, फिर हुआ क्या, फिर राजस्थान आपको पता है, और छत्तीसगढ़ में तो बम्पर मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, तो छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग 2 सीट, 1 सीट मध्य प्रदेश में, 0 राजस्थान में। तो आप इतनी भी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं क्या, या इससे अगर ज्यादा आ सकती है कांग्रेस की, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि रामलला का आशीर्वाद है कह रहे हैं, मोदी का मैजिक है कह रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, रामलला का आशीर्वाद तो बगैर भेदभाव के सबको मिलता है, गरीब को भी मिलता है, अमीर को भी मिलता है, शबरी को भी मिलता है। भगवान राम तो एक ऐसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो किसी को भेदभाव नहीं करते, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में उनको कहा जाता है और वो पूज्य हैं। यदि कोई कहता है कि उनकी वजह से भगवान राम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, लेकिन 24 के लिए आपका मध्य प्रदेश में टारगेट क्या है? इस पर कांग्रेस खामोश क्यों है? इसमें नहीं, कोई खामोश नहीं है, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। परंतु यदि मीडिया में हमें अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा या इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें प्रकाशित की जा रही हैं, तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अगले चुनाव की तैयारी हम पूरी मुस्तैदी से करें और कम से कम 50% सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, ये आप सुनिश्चित मानिए जी। और वो इतनी तैयारी हो रही है, लोग सक्रिय हैं, कार्यकर्ता मीटिंगें हो रही हैं और उम्मीदवार की पूरी 10 तो आ ही चुके हैं, पूरे और बाकी जो रह गए हैं वो भी अभी 18 तारीख तक जनता के सामने अप्रूवल होके आ जाएंगे। और तृतीय चरण में है हमारे यहाँ चुनाव, 7 मई को है चुनाव, इसलिए अलग अलग जगह हैं, 3 चरणों में चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो उसकी पूरी मुस्तैदी से पूरा जवाब दिया जाएगा। और भाजपा के भ्रष्ट चेहरे को, महंगाई के खिलाफ, किसानों के विरोधी भाजपा, नौजवानों को रोजगार नहीं दिए इन्होंने, और देखिए तो किस तरह की बातें करके ये आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 400 लाख करोड़ का काला धन ले आएंगे। अब काला धन, चंदन नाम नहीं बताएंगे। नेहा जी जवाब दीजिए। नेहा जी जवाब। देखिए, कांग्रेस जवाब ये सवाल ये पूछ रही कांग्रेस कि सिर्फ धर्म पे, आस्था पे, राम पे बात ना करिए तो बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पे बात कर लीजिए। कांग्रेस वहां पे आपसे डिबेट करना चाहती। नहीं, बिल्कुल, और कांग्रेस को करनी भी चाहिए। और जो आईना बार बार साफ करते हैं वो धूल इनके चेहरे पर है, अगर उसको साफ कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को दिया है, कांग्रेस 65 सालों में नहीं दे पाई। अगर यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा आकलन कर लेंगे, IIT, IIM, एम्स, इनकी संख्या जो 65 साल में कांग्रेस ने दिया और 10 साल में मोदी जी ने दिया, तो शायद चेहरे की धूल साफ हो जाएगी। कांग्रेस अगर वो चाइना से लिए वो चंदे को याद कर लेगी जब कमलनाथ जी केंद्र सरकार में थे, तो इनके चेहरे से धूल साफ हो जाएगी। कांग्रेस अगर अपने 12 लाख करोड़ के घोटाले पर अगर नजर डाल लेगी
डालेगी तो इनके सामने पिक्चर जो है और स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस ने जिस तरीके से आसमान से लेकर पाताल कोयले के घोटाले तक किया है, अगर कांग्रेस उसको देख लेगी तो कांग्रेस के सामने पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। आज आप चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे रोड का देखें, चाहे स्कूल्स का देखें, चाहे कॉलेजेस का देखें, चाहे हॉस्पिटल्स का देखें, देश ने एक मिसाल प्रस्तुत की है। और 11वीं अर्थव्यवस्था जो छोड़कर गए थे, आज उसको 5वीं पे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से मुझे सवाल लेना है। सर शर्मा सर, देश भर में एक बड़ा मुद्दा और छाया हुआ है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। तो इस गठबंधन की जो लड़ाई है, जोर आजमाइश है, इसका टेस्ट भी इस बार होने जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जनता के सामने, जनता की अदालत में दोनों अब जोर शोर से आएंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो एक बेहतर गठबंधन हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में जो एक नहीं हो पाया कहा जा सकता है, या कांग्रेस को एक कमजोर के रूप में, इससे नुकसान ये होता है मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो इसका कोई असर ही नहीं है, इंडिया गठबंधन की यहाँ कोई बात ही नहीं है। और जिन राज्यों में गठबंधन की बात हो रही है, खासकर साउथ में जो है इनको लाभ मिल सकता है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस के जो संगठन है वो नीचे स्तर तक है, बूथ स्तर तक है, जिला स्तर से नीचे से जाके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी यूपी की ही बात करें तो उनको जब उन सीटों में जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता क्या सपा के जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे उनको कितना स्वीकार करते, एक चीज है। दूसरा नेतृत्व की बात है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, उनके पास किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, घोषणा पत्र जो आएगा महत्वपूर्ण बात है। उन विषयों में सभी दल कितना उसमें एकजुट होकर आते हैं, महत्वपूर्ण बात है। मुद्दों को भानु सर आप पर आरोप लगते हैं कि ना तो संगठन यूनाइटेड है, ना पार्टी यूनाइटेड है और ना गठबंधन यूनाइटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही वो संगठन है जिसमें विधिवत चुनाव हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निर्वाचित करके लाखों कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष चुना है और उनका कार्यकाल 5 साल तक है। वो ग्रेस टाइम पर नहीं चल रहे हैं जैसे जेपी नड्डा 6 महीने बढ़ा दिया, फिर जून तक का बढ़ा दिया। निर्वाचन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र पार्टी के अंदर क्या होता है, ये भाजपा तो जानती नहीं है। ये डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है और किस तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं वही प्रशासन में चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसमें रहेगा। दो उनकी नियुक्ति हुई, उसमें उन्होंने उस बात को नहीं माना और अपने मनमाने तरीके से उस काम को कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन एक नई शेप ले रहा है, लोगों को तकलीफ होना जरूरी है इसमें। और चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चलिए जवाब ले लेते। भानु जी दोबारा आते हैं आपके पास में। उमेश जी जवाब दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ से जुड़ा भी आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ। कार्टून तो फिर से देखे होंगे आपने, आप कार्टून निकाल रहे थे, अब एक साथ 3-3, 4-4 कार्टून निकल चुके हैं। आपके प्रत्याशियों का भी चिट्ठा खोलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। भी आऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर के बात हो रही है, तो जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां वहां निकले इंडिया गठबंधन के दम। अगर मैं बात करूं बंगाल में दीदी छोड़ गई, अगर मैं बात करूं बिहार में संयोजक छोड़ गए, अगर मैं बात करूं यूपी में आरएलडी छोड़ गई, अगर मैं बात करूं गुवाहाटी में तो मिलिंद जी छोड़ गए, और अगर मैं बात करूं वायनाड की तो राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने की नौबत है। तो ये राहुल गांधी की स्थिति है और ये इनके इंडिया गठबंधन की स्थिति है। और दूसरी बात, आज की अखबार की सुर्खियां हेडलाइन है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहां जहां निकली है वहां वहां सर्वाधिक कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगा। छत्तीसगढ़ पे आ जाता हूं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो इस देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है। हम मोदी जी की गारंटी के साथ आगे बढ़ते हैं। मोदी की गारंटी 370 हटाने का काम किया, मोदी की गारंटी सीएए की बात कर लूं, मोदी की गारंटी ट्रिपल तलाक की बात कर लूं, मोदी की गारंटी राम मंदिर निर्माण की बात कर लूं। मोदी जी की गारंटी के साथ आगे बढ़ते हुए 10वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ देश अग्रसर होगा और जनता को हम पर विश्वास है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आपने अभी कार्टून का बात किया, जिक्र किया, लगातार बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के जो हालात थे, बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने का काम किया, अब होगा न्याय का नारा देकर के लगातार अन्याय करने का काम किया, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध का ग्राफ बढ़ा। इनके पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ में सत्यप्रकाश जी घटना को छोटी घटना बताते हुए सत्यप्रकाश जी और लगातार माफिया, ये तो आरोप प्रत्यारोप तो है जिनका असर जनता पर जरूर पड़ता होगा, या फिर ये राजनीतिक नूरा कुश्ती के लिए काफी सूट करता
होता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की जहां 11 के 11 कैंडिडेट मैदान में हैं, आपके आधे दिखते नहीं हैं, अभी तय ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे राजीव भवन में सन्नाटा पसरा है, कहाँ पे बैठकें हो रही हैं, कहाँ रणनीतियां दिख रही है, समझ में कुछ आता नहीं है अभी। तृप्ति जी तृप्ति जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं उमेश जी को एक चीज और याद दिलाता हूँ। वायनाड में राहुल गांधी जी वही हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। आपको जेपी नड्डा जी को राज्यसभा चुनाव हिमाचल छोड़ के क्यों जाना पड़ा गुजरात में? राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आपको हिमाचल छोड़ के जाना पड़ा राज्यसभा चुनाव। तो ये दिखता है कि अंदर क्या आपके अंदर चलता है, दिखावे और क्या नहीं और कथनी में क्या फर्क है। और इन्होंने देखिए, मैं अब गारंटी की बात कर लेता हूँ। उमेश जी सुन लीजिए, सच्चाई बयां करने पर थोड़ी मिर्ची लगती है, मेरे को मालूम है। गारंटी बात करें ना, हमारे मोदी जी ने 100 दिन महंगाई कम करने की गारंटी बात की थी, 30 रुपए पेट्रोल की गारंटी की बात की थी। अरे आपने रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी की बात की, काला धन लाने की गारंटी की बात की। एक मिनट सत्यप्रकाश जी सुनिए। सत्यप्रकाश जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच जाना है, जनता को विश्वास दिलाना है, जनता को विश्वास दिलाना है। जनता विश्वास नहीं करेगी वो जनता पे छोड़ दीजिए। तृप्ति जी, लेकिन कम से कम इन बातों को जोर शोर से उठाने के लिए संगठन तो होना चाहिए, चेहरे भी तो होने चाहिए। वो चेहरे कब सामने आएंगे? मेरी सहयोगी तृप्ति सवाल पूछ रही है आपसे। सवाल उठाया तो मैं जवाब उसका दे रहा था। मैं आपका देखिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने सवाल उठाया तो उसका जवाब दे रहा है। देखिए, हमारी प्रत्याशी की बात है भाई साहब, अभी सिर्फ 4-5 प्रत्याशी में इनकी हालत खराब हो गई है। छत्तीसगढ़ में बात करूं, पर छत्तीसगढ़ प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तो इनकी क्या हालत होगी? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्या उठाया, व्यक्तिगत तौर पर छवि खराब करने का। अरे भाई साहब, चिंतामणि महाराज का भी आप पोस्टर निकाल देते। अरे भाई साहब, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा उसका भी पोस्टर निकाल देते। जो सबसे ज्यादा जमीन हड़पने में माहिर है उनका भी पोस्टर निकाल देते। तो आपने पास कैंडिडेट कैसे कैसे उतारे वो भी जनता के सामने है। चिंता मत कीजिए, हमारे साथ एक भूपेश बघेल जी गए, इनकी हालत खराब हो गई है। देखिए, इनको मालूम है कि इनके कैंडिडेट की क्या हालत हुई। दरअसल काम 10 साल में हुआ क्या है, उसके नतीजे का इनको मालूम है कैंडिडेट की हालत बहुत खराब है और इंडिया गठबंधन की हालत बहुत मजबूत है। तमाम आप देश की पूरे किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग इनसे प्रताड़ित हो चुका है 10 सालों में। इसलिए इनको मालूम है जवाब देने बंद नहीं रहा है। उमेश जी बोल रहे थे कि हम जाएंगे। अरे आप जाइए जनता के बीच में, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं आप जाइए। जब जनता आपके सामने से सवाल निकाल कर रखेगी ना, तो जवाब देने नहीं बनेगा आपको। आप जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि वो राम मंदिर पर जवाब आपसे नहीं मांगेगी। वो आपसे ये नहीं बोलेगी कि आपने सीए लागू कर दिया, वो आपसे 370 पे जवाब नहीं मांगेगी, आपसे जवाब मांगेगी रोजगार पे, आपसे जवाब मांगेगी। सर, एक सवाल मैं भानु जी से कर लेती हूँ। आपको जवाब देना है। हाँ तृप्ति पूछे, सवाल पूछिए आप। भानु जी, एक वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है कि हम 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगे, गरीब परिवार की महिलाओं को। अब जब ये ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो मैं कहीं पढ़ रही थी, बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के भी, कांग्रेस पार्टी के टी.एस. सिंहदेव डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि अभी तो हम आंकड़े निकाल पाएंगे जब जनगणना होगी उसके बाद। तो जब कोई वादा किया जाता है तो कोई ना कोई वो पकी पकाई खीर में फिनाइल डाल देता है, 2 चम्मच ऐसा लगता है। हालांकि ये आंकड़े जो दिख रहे हैं वो 5 से 15% ही ऐसे परिवार होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बड़ा वादा तो है, उस पर आप जनगणना का मोल्ड हो जाए तो दिक्कत तो हो जाएगी। नहीं, अब वो किस संदर्भ में पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है मैं ये नहीं कह सकता, परंतु जब राहुल गांधी जी ने हमारे मैनिफेस्टो में लेने की ये बात कही है और नारी शक्ति योजना के अंतर्गत, इसका न्याय योजना के अंतर्गत इसकी घोषणा की है, तो निश्चित रूप से जो डिजर्विंग महिलाएं हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं, जिन्हें इस मदद की जरूरत है, जो रोज 2-3 जगह कहीं बर्तन मांजने जाएंगी, कहीं भोजन पकाने जाएंगी, कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। भानु जी, पहले हम वो दर्शकों को सुना देते हैं जरा। करता है कि असेंबली और पार्लियामेंट का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, और सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट 1951 में एक क्लॉज है कि जो असेंबली के खत्म होने का समय उससे 6 महीने पहले आपको चुनाव कराना है, पार्लियामेंट का चुनाव कराना है। और इसी तरीके से सेक्शन 15 में एकदम मिरर इमेज है जो असेंबली के लिए है। तो अभी जब तक संविधान में ये आर्टिकल है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशंस पीपल एक्ट में ये दोनों प्रावधान है, जब तक हमारा काम उनके अनुसार इलेक्शन कराना है। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और आरपी एक्ट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हम उसके हिसाब से चुनाव कराएंगे। अभी हम इसके हिसाब से चुनाव करेंगे। तो
फिर इस लोकसभा चुनाव के बाद हमें परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि ये कमेटी की रिपोर्ट अब आ गई है, अब सरकार को उस पर ये तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है, मतलब इसका इलेक्शन कमीशन से कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा, जो एक्ट का प्रोविजन होगा, उसके अनुसार चुनाव कराएगा, हर स्थिति में चुनाव कराएगा। सर, आपके अनाउंसमेंट का जो है देश को इंतजार था, पार्टी को इंतजार था, और सारी तरफ से अच्छी रिएक्शन आ रहे हैं सारे, चाहे वो तो साफ तौर से कुछ तकनीकी पहलू हैं जिसको लेकर सी जानकारी दे रहे थे। अब मैं के शर्मा सर को करूंगा। के सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मौजूदा सरकारों ने कैसा काम किया, क्या आपको लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? 18-19 में तो हमने नहीं देखा था, क्या 23-24 में कुछ हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका आकलन? निश्चित रूप से इस बार क्या है, डबल इंजन की सरकार की बात है। 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा की बात कहेंगे तो वहाँ केंद्र सरकार में मोदी जी के जो लहर की स्थिति थी उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। और 2019 में जिस तरह से मोदी के नाम पर नए नए प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ में तो सभी प्रत्याशी बदल दिए गए थे, तब भी मोदी के नाम पर लोगों ने मतदान किया। लेकिन इस बार जो है डबल इंजन की सरकार की बात है, और जो जिस तरह से कल तक अंतिम दिन तक भी विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के लिए, कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की गई है, और किसानों को खासकर 3100 रुपये जो राशि प्रति क्विंटल दी गई है, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। क्योंकि एक विश्वास वाली बात आती है कि हाँ, इन्होंने एक किस्त में इतनी बड़ी राशि, उसके साथ ही किसानों को 2 साल का जो बोनस मिला है उसकी बात करें तो किसान को एक पर्याप्त राशि मिल चुका है। जिस तरह से स्वामीनाथन आयोग की बात कही जाती है, किसानों को 1.5 गुना अधिक हम आमदनी देंगे, तो उस दिशा में एक बात है कि क्या जो समर्थन मूल्य में राशि दे रहे हैं 2183 रुपए प्रति क्विंटल, क्या ये कम है? इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और कितना बढ़ाया जा सकता है? और राष्ट्रीय स्तर पर जो देश भर की बात करें, किसानों महिलाओं को क्या इस तरह से मोदी की गारंटी का लाभ जो छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, आदिवासियों को, किसानों को मिला, क्या देश भर के लोगों को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जी। ये मुद्दा तो है उमेश जी, ये मुद्दा तो बड़ा है कि छत्तीसगढ़ से बात निकलेगी तो दूसरे राज्यों तक तो जाएगी ही ना, कि यहाँ दे रहे हैं आप 3100, बाकी गारंटी मिल जाए। तो आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में 11 आ जाए, बाकी जगहों पे क्या, वहां भी तो किसान हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देश भर के अंदर में तमाम राज्यों के साथ सामंजस्य के साथ एक फेडरल सिस्टम के तहत काम होता है, और एमएसपी पूरे देश भर के अंदर में, तमाम राज्यों के अंदर में सभी जगह एक ही होती है। और उसके बाद जो आदान की राशि है, अंतर की राशि के रूप में जो एक प्रक्रिया है, उसके तहत अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से उस राशि को फुलफिल करके देते हैं। जैसा कि हमने सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में निर्णय लेते हुए 3100 रुपये की राशि देने का काम किया है। अन्य राज्यों के अंदर में भी इसी प्रकार के निर्णय होंगे। देश भर के अधिकतर राज्यों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है किसान। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, और ज्ञान के तहत चाहे युवाओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, किसान का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम वर्गों को, इन तमाम जातियों को प्राथमिकता में लेकर के निर्णय करती है और काम करती है। इसका असर सरकार में भी देखने मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र होंगे, जैसा कि हमने विकसित भारत के तहत लोगों से सुझाव मांगे हैं, और जो आपका सवाल था उसी से संबंधित अनेक सुझाव जनता की तरफ से हमारे सामने आए हैं। और आने वाले समय के अंदर में इन तमाम वर्गों, इन तमाम जातियों के हित में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो लाएगी तो निश्चित तौर पर उस पर निर्णय निकल कर आएगा। मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव संदेश के साथ हम फिर से चुनाव में जाएंगे। जी सर, आप हमारे पैनल में सबसे अनुभवी नेता हैं और बहुत आपने चुनाव देखे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आजकल दोस्त और दुश्मन बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलती है। बल्कि मैंने अपने डिबेट में कई बार देखा है कि कोई इस विंडो में नजर आता है, अगले 72 घंटों में वो उस विंडो में पहुंच जाता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। अब ऐसे माहौल में अगर फेस सामने नहीं होंगे, उम्मीदवार सामने नहीं होंगे, ज्यादातर कांग्रेस की खिड़की से ही निकल के आते हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान भी, कवरेज के दौरान भी मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं जो चेहरों को लेकर लेट लतीफी हो रही थी, आपके कार्यालय में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। क्या इस बार कंट्रोल करने के लिए आपने रणनीति अपनाई है? क्यों देरी हो रही है? क्या स्ट्रेटेजी है? क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय भाजपा से कांग्रेस में की तरफ दौर था, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा था, जो वहां से निराश हो गए थे या जो भी उनके मतभेद हो गए थे, कांग्रेस में आकर आप खुद ही कह रहे हैं
बड़े शोर शराबे में अपने जोर शोर से समर्थकों के साथ आकर भोपाल में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास 7 कैंडिडेट बदले गए थे, नाम आने के बाद 7 कैंडिडेट बदले भी गए थे। हाँ, वो बदलना तो चलता रहता है। दिव्यांश जी बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ, नहीं, वो तो ऐसा चलता रहता है। अब वो जरा रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गई है, कुछ लोग उधर भाग रहे हैं और कुछ भाजपा के लोगों ने जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए ये षड्यंत्र भी चला रखा है। आ जाओ, हम आपको दुपट्टा पहना देते हैं, आ जाओ, आप भाजपा का पट्टा गले में डाल देते हैं। ये प्रक्रिया चल रही है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ कार्यकर्ता है, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, हमारी तो शुभकामनाएं दोनों पार्टियों के साथ है, हर उम्मीदवार के साथ हैं। आप तैयारियां कीजिए, हम लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाते रहेंगे। तृप्ति। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, एक एक विषय पर, एक एक मुद्दे पर, लोकसभा चुनाव 2024 की हर एक अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।